नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। आज सुबह सुबह एक खबर आई और वो खबर ये आई कि खालिदा जिया की मृत्यु हो गई। लेकिन उसके साथ एक और पॉइंटर जुड़ा हुआ था और वो ये था कि कल ही खालिदा जिया ने चुनाव का फॉर्म भरा था। अब चुनाव का फॉर्म भरा था खालिदा जिया ने। खालिदा जिया का बड़ा बेटा जो कि 17 साल से बाहर था करप्शन के मामले में, और ख़तरनाक करप्शन के मामले में 84 केसेस उसके खिलाफ थे। तारिक रहमान इस समय बांग्लादेश में है और बांग्लादेश में तारिक रहमान ने अपनी कैंपेन सजा ली है, प्राइम मिनिस्टर का दावा कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि भाई वो वहाँ एक इंक्लूसिव प्लान लेकर आए हैं, किसी को सेपरेटिज्म में ज़रूरत नहीं, क्योंकि 9 से 10% हिंदू वोट भी टारगेट है कि वो हिंदू वोट भी मिल सकता है। ज़ियाउर रहमान हम सब ने खूब नाम सुना होगा। ज़ियाउर रहमान के बेटे हैं। ज़ियाउर रहमान शेख मुजीबुर रहमान के उस समय साथी थे जिस समय बांग्लादेश में पाकिस्तान के खिलाफ मुक्ति आंदोलन चल रहा था, मुक्ति वाहिनी बनी थी और वो मिलिट्री कमांडर थे वहाँ के, मतलब बांग्लादेश में जो कंपनी कमांड थी उसके मिलिट्री कमांडर थे। इन्होंने आकर मार्च 1971 में वहाँ आंदोलन छेड़ दिया और शेख मुजीबुर रहमान के बिहाफ पर बांग्ला रेडियो से ये घोषणा करी गई कि भाई अब बांग्लादेश स्वतंत्र है, वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। ये घोषणा करने वाले व्यक्ति भी ज़ियाउर रहमान थे। ज़ियाउर रहमान और इन दोनों ने, मतलब वहाँ की जो मिलिट्री फोर्सेस थी वो और फिर शेख हसीना के पिता यानी कि मुजीबुर रहमान, इन्होंने घोषणा की थी। उसके पीछे का कारण बैकग्राउंड कई बार मैं बता चुका हूं और वो बैकग्राउंड ये है कि वो जीत कर गए थे। पाकिस्तान में उनको शपथ दिलवाने से मना कर दिया गया था। ये कहा गया था कि तुम मेन लैंड ऑफ पाकिस्तान से चूंकि नहीं हो, तुम एक्सटीरियर लैंड ऑफ पाकिस्तान से हो, इसलिए तुम तो प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। तुम बांग्लादेश या ईस्ट पाकिस्तान के नेता हो सकते हो, लेकिन पूरे बांग्लादेश पूरे पाकिस्तान पर राज्य नहीं कर सकते। तब उन्होंने कहा कि फिर मैं तो मुक्ति चाहता हूं, हम पाकिस्तान ही नहीं रहेंगे, हम अब नया देश बनाएंगे, हम आपके हिस्से नहीं है, हम प्रधानमंत्री नहीं हो सकते तो हम आपके हैं नहीं, हम मेन लैंड के नहीं है तो हम लैंड ही क्यों हैं। और उधर ज़ियाउर रहमान ने उनका साथ दिया था। मिलिट्री फोर्सेस जो कि बांग्लादेश में पड़ी हुई थी, वहां की लोकल आर्मी जो हुआ करती थी वो पाकिस्तान सरकार के तहत, पाकिस्तानी सेना के तहत, लेकिन उसने घोषणा कर दी कि हम शेख मुजीबुर रहमान के साथ हैं। उनका बेटा तारिक रहमान ने भी पर्चा भरा, तारिक रहमान ने भी कैंपेन तय कर लिया। तारिक रहमान ने प्रधानमंत्री के ख्वाब देखने शुरू कर दिए। तारिक रहमान की बड़ी तेजी से जो उनकी पीआर बन रही है, यानी कि उनका जो सेशन चल रहा है वो सेशन विश्व भर को आकर्षित कर रहा है। अब कहना यह चाहिए कि भाई तारिक रहमान के पिता भी उसी खेल में शामिल थे जिसमें शेख मुजीबुर रहमान थे। हालांकि तारिक रहमान के ऊपर 84 केसेस, एग्जाइल में भाग गए थे, भगोड़े हो गए थे, पाकिस्तान से बांग्लादेश से बाहर रह रहे थे। लेकिन जब मोहम्मद यूनुस बैठे तो मोहम्मद यूनुस के बैठने के बाद तारिक रहमान अब लैंड किए और लैंड करने के बाद और इन्होंने सारे केसेस उनके खिलाफ हटा लिए थे। अब ये जो दोनों का है कि मां तो प्रधानमंत्री की दावेदार थी, मां तो बांग्लादेश छोड़कर गई नहीं, तारिक रहमान बांग्लादेश छोड़कर गया था। मां के बिहाफ पर, खालिदा जिया के बिहाफ पर जिया फाउंडेशन, जिया ट्रस्ट और ये सब था, और इनसे सरकार के फंड का दुरुपयोग का मामला था और करोड़ों डॉलर का खेल हो गया था। तारिक रहमान वहां पर रह रहे थे, लेकिन सारे केसेस वापस ले लिए गए। ऐसा भी उस समय कहा गया था कि शेख हसीना को हटाने के पीछे का जो पूरा लॉजिक है, उस लॉजिक में कहीं ना कहीं तारिक रहमान शामिल थे। इसमें इंग्लैंड और इसमें ब्रिटेन से इसमें साजिश रची गई थी। पाकिस्तान पीछे बिहाफ पर था और साथ में अमेरिका साथ दे रहा था। ये तो बाद में मोहम्मद यूनुस ने जाकर भी वहां घोषणा करी कि भाई ये लोग थे और ऐसे हुआ, मोहम्मद यूनुस को बैठा दिया गया। ये खेल सारा कहीं तारिक रहमान को सेट करने का ऐसा लगता, उस समय भी लग रहा था कि तारिक रहमान को कहीं सेट करने का था, तारिक रहमान को सीट पर बिठाने का था। लेकिन तारिक रहमान साइलेंट हो गए। खालिदा जिया को जेल से छुड़ा लिया गया, खालिदा जिया हॉस्पिटल में एडमिट हो गई। खालिदा जिया, लेकिन ये सारी सिनेरियो में खालिदा जिया भी सामने आई और उन्होंने पर्चा भर दिया। अब ये प्रकरण एक मुझे याद आता है कि जब अकबर और जहांगीर के बीच में, यानी कि सलीम जो सलीम दिखाया जाता है, वो सलीम जो बाद में जहांगीर बना, उसने क्या किया कि अपने गुरु खाना की हत्या कर दी और उसने अकबर के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया, ये कहते हुए कि मुझे बादशाह घोषित करो, क्योंकि अकबर ने उसके हिंदू पत्नी से उत्पन्न बेटे को शासक घोषित कर दिया था।
सेना की कमांड उस समय सलीम के हाथ में थी। सलीम आगरे से बाहर था। सलीम ने आगरे के बाहर छावनी डाली और छावनी में खाने खाना बात करने गए। खाने खाना गुरु था, खाने खाना बात करने गए और बात करने जब गए तो फिर अकबर ने संदेश भेजा कि भाई उसको समझाओ तुम गुरु हैं। उसने खाने खाना की हत्या कर दी। मामला बिल्कुल साफ हो चुका था कि अब सलीम मानने वाला नहीं है, सेना सलीम के पास है। लेकिन समस्या यह थी कि अकबर कोई युद्ध हारा नहीं था, केवल महाराणा प्रताप वाले युद्ध को छोड़कर अकबर कोई युद्ध हारा नहीं था। अच्छा रणनीतिकार था, आयु भी उसकी हो गई थी ठीक ठाक और वो सब कुछ चीजें देखता था। लेकिन अकबर बीमार हुआ, यह खबर आई कि अकबर बीमार हुए और अकबर से मिलने जहांगीर गया, सलीम गया। सलीम ने कहा कि भाई मेरे अब्बू हैं, अब्बू से मिलना, उनके अंतिम समय पर वो बूढ़े हो गए हैं, उनकी भी वो बीमार हो गए हैं, उनसे मिलना मैं चाहता हूं, माफिया मांगने चाहता हूं। जब वो मिलने गया तो मिलकर जब बाहर आया तो वो मुकुट पहनकर आया, यानी कि वो अब बादशाह घोषित हो चुका था। अंदर उस कमरे में क्या हुआ, अकबर की मृत्यु कैसे हुई, बाकी लोगों ने गवाहियां क्यों नहीं दी, जो अंदर वैद्य और बाकी लोग थे उन्होंने, हकीमों ने क्यों नहीं बताया कि अंदर मामला क्या था। लेकिन सलीम ने बाहर आके घोषणा करी कि भाई अकबर ने मरते समय मुझे बादशाह घोषित कर दिया और ये कहा है कि तुम ही साम्राज्य संभाल सकते हो, और मुझे जैसे ही बादशाह घोषित किया उन्होंने वैसे ही उनकी मृत्यु हो गई। अब इस घटना को बहुत सारे इतिहासकार ये कह के कैलकुलेट करते हैं कि भाई अकबर को मारकर जहांगीर ने घोषणा कर दी। राजमहल के अंदर की बातें किसी में हिम्मत नहीं, जब अकबर को ही मार दिया तो वहां हकीम क्या बोलेंगे, वहां दास दासियां क्या बोलेंगे, वहां सेवक क्या बोलेंगे, उनमें किसी में औकात नहीं है कि वो सलीम के खिलाफ बोल सके। अगर बोलेंगे भी तो सलीम मरवा देगा। और सलीम सत्ता पर बैठ गया और उसने मुकुट पहना और जहांगीर अपना नाम रखा। क्या तारिक रहमान, जिसके अरमान शुरू से, खालिदा जिया के प्रधानमंत्री रहते हुए भी जिसके अरमान शुरू से ये थे कि वो बांग्लादेश पर शासन करेगा, जैसे ही तारिक रहमान सामने आया और उसका एक पीआर सेट किया गया बांग्लादेश में, पूरे संसार में उसकी रोज न्यूज़ें आ रही हैं कि तारिक रहमान आज उनसे मिले, आज इनसे मिले, आज जंजीर से मिले, आज हिंदुओं से मिले, आज वो कह रहे हैं कि इसमें सभी इंक्लूसिव हैं, आज वो कह रहे हैं यहाँ एक सेकुलर समाज बनेगा, आज वो कह रहे हैं कि इस्लामिक चरमपंथ नहीं रहेगा, आज वो कह रहे हैं कि नहीं बांग्लादेश को बांग्ला आधार पर विकसित किया जाएगा। उन सभी आधारों की हवाला दे रहे हैं जो आधार शेख मुजीबुर रहमान ने तय किए थे और जियाउर रहमान ने तय किए थे। हालांकि शेख जियाउर रहमान प्रेसिडेंट बने थे बांग्लादेश के और मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी गई थी। मुजीबुर रहमान और उनके पूरे परिवार की हत्या कर दी गई थी मिलिट्री शासन के बाद। केवल ये 2 महीने शेख हसीना और उनकी बहन इसलिए बच गई थी क्योंकि ये विदेश में थे, अन्यथा पूरे परिवार की हत्या कर दी गई थी। यही काम 2004 में भी हुआ था जब बम विस्फोट हुआ था और उसके बाद ही बम विस्फोट में ये शेख हसीना और उनके पार्टी पर हमले हुए थे, 20 लोग मारे गए थे, 300 से 400 घायल हुए थे और उनकी बड़ी रैली पर हमला कर दिया गया था। इसके बाद ही शेख हसीना सत्ता में आ गई थी। शेख हसीना के सत्ता में आने के बाद उन्होंने ये इसका तारिक रहमान का ये सब खोलना शुरू कर दिया था। और तारिक रहमान तब ये करप्शन के मामलों में 84 के केसेस को लेकर चूंकि बहुत बड़ा भ्रष्टाचार और बहुत बड़े आतंक के अड्डे बन चुके थे और बांग्लादेश में इनकी स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी कि खालिदा जिया भी अब तंग आ चुकी थी। ऐसी परिस्थिति में तारिक रहमान का विदेश में रहना और दोबारा क्लेम ना करना और अब ये सारी सिनेरियो होने के बाद, उसके खिलाफ केस वापस होने के बाद, उसके खिलाफ जो भी माहौल शेख हसीना का खिलाफ बनने के बाद तारिक रहमान उतर कर आए। क्या कहीं खालिदा जिया इसमें कोई बड़ा समस्या तो नहीं थी? ऐसा तो नहीं था कि खालिदा जिया का पर्चा भरना तारिक रहमान को कुछ खुशगवार ना गुजरे, या फिर तारिक रहमान अब खालिदा जिया को झेलने की स्थिति में नहीं था, या फिर तारिक रहमान जो अपनी पीआर सेट कर रहे थे उस पीआर में खालिदा जिया की मृत्यु, भारत में तो ये भारतीय उपमहाद्वीप है, यहां पर मुसलमान भी बेसिकली हिंदू है, वो भले ही भटक गया हो लेकिन बेसिकली तो वो हिंदू है। हिंदू है का मतलब है हिंदू हृदय होगा, भले ही वो इबादत किसी की करने लगा हो। और हिंदू हृदय की खास बात यह है कि भले ही अयोग्य बेटा क्यों ना हो लेकिन मां की मृत्यु का लाभ जरूर उसको मिलेगा, लेकिन परिवार की शहादत का लाभ बेटे को ही मिलेगा, परिवार को ही मिलेगा।
कहीं ये वो खेल तो नहीं है कि पीआर सेट होने के बाद, तारिक रहमान के खिलाफ केस खत्म होने के बाद, तारिक रहमान के ब्रांडिंग होने के बाद, इंटरनेशनल ब्रांडिंग होने के बाद खालिदा जिया या तो समस्या बन गई थी, और समस्या के अलावा दो काम बिल्कुल वैसे याद करने चाहिए जैसे गांधी जी ने जब कहा कि भाई कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए, अब कांग्रेस एक मूवमेंट था, कांग्रेस ने अपना उद्देश्य अचीव कर लिया है, अब हम स्वाधीन हो गए हैं, तो अब कांग्रेस की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि पूरे देश की हर कोई कांग्रेस से जुड़ा हुआ था। अब गांधी जी की ये बात नेहरू जी को कतई रास नहीं आ रही थी। नेहरू जी कांग्रेस चलाने के मूड में थे और गांधी जी और पटेल कांग्रेस को खत्म करने के मूड में थे। दूसरी तरफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उस समय बहुत बड़े सांस्कृतिक संगठन के रूप में उभर कर आया था, और ऐसा उस समय बीबीसी लंदन भी कहा करता था कि भारत के प्रधानमंत्री के इक्विवेलेंट या उनसे ज्यादा किसी व्यक्ति को अगर कोई फॉलो करता है तो वो पूज्य गुरु जी हैं। गुरु जी जहां से भी जाते हैं वहां खेतों को रौंदते हुए, ट्रैफिक को कूदते हुए, लोग बिना परवाह किए कि कहां कांटों में चल रहे हैं, उनके पीछे 2-2, 4-4 लाख लोग घूमा करते थे। ऐसा बीबीसी लंदन की रिपोर्ट थी। और गुरुजी उस समय लगातार नेहरू जी को आगाह कर रहे थे कि कैसी सरकार हो और कैसे चलना चाहिए, पार्टीशन के विरुद्ध थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पार्टीशन का विरोध कर रहा था और भरपूर विरोध कर रहा था, यहां तक कि जम्मू कश्मीर के अंदर और पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर का जो मामला था और जम्मू कश्मीर के अधिमिलन का मामला था, उसमें भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने एक भूमिका निभाई थी। इसके अतिरिक्त गोवा को इधर लाने में भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक बड़ी भूमिका थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने उस समय घोषित किया था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग तभी वहां से आएंगे जब अंतिम हिंदू जो वहां से आना चाहता है, खासतौर से महिलाएं, बच्चे और बूढ़े, वो जब ये घोषित हो जाएगा कि एक एक हिंदू इधर आ चुका है जो आना चाहता है, तब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वहां से अपना सामान पैक करेगा। रास्ते में शिविरों की बात की जाए, रास्ते में भोजन भंडारे की बात की जाए, सुविधाओं की, सब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व्यक्तिगत रूप से कर रहा था। अब ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बड़ी समस्या बन चुका था नेहरू के लिए। नेहरू ने लगातार ऑफर भी दिए कि तुम पॉलिटिक्स में आ जाओ और पॉलिटिक्स में आकर हमसे दो दो हाथ करो। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने उस समय भी घोषणा की कि हम पॉलिटिक्स करने के लिए नहीं हैं, हम तो सांस्कृतिक संगठन है, हिंदू राष्ट्र के लिए काम करते हैं, हिंदुओं के लिए काम करते हैं, मातृभूमि के लिए काम करते हैं, वंदे मातरम आगे बढ़ाते हैं। अब दो समस्याएं, एक गांधी जी समस्या बन गए और एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ समस्या बन गया। गांधी जी की हत्या से दोनों कंटक एक साथ कट गए। एक तो गुड फेथ भी मिला, गुड फेथ इसलिए क्योंकि चुनाव सामने आने वाला था और पूरे देश को मालूम था कि भाई नेहरू को चुना नहीं गया था, चुना तो पटेल को गया था। नेहरू देश की पसंद नहीं है, पहली पसंद गांधी जी सहित पूरी कांग्रेस की पहली पसंद अगर कोई है तो वो पटेल हैं। लेकिन नेहरू जी को फेथ हासिल करना था, प्रधानमंत्री बन ही चुके थे, जैसे भी उन्होंने खेल किया था। लेकिन गांधी जी की हत्या का दो परिणाम निकले। एक तो नेहरू जी बीइंग ए प्राइम मिनिस्टर उस समय पॉपुलर हो गए, और पॉपुलर मतलब उनको फेथ मिल गया या फिर वो जनभावना उधर दौड़ पड़ी। दूसरी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगा दिया गया, पूज्य गुरु जी को जेल भेज दिया गया। तो दोनों काम एक साथ हो गए, कांग्रेस भी बंद नहीं करनी पड़ी, गांधी नाम का कंटक भी कट गया, दूसरा गुड फेथ भी मिल गया या वो जो जनभावना होती है वो मिल गई, और तीसरा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भी साथ में तिलांजलि उस समय रोकने में वो सफल हो गए। वो अलग बात है कि बाद में जनसंघ की स्थापना हुई और जनसंघ की स्थापना श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो कि दूसरे पार्टी से आते थे, उन्होंने उसकी स्थापना कर दी और ये महसूस हुआ कि नहीं, पॉलिटिकली नहीं खेलेंगे तो नहीं हो सकता, नेहरू को परास्त नहीं किया जा सकता, नेहरू के जो कारनामे चल रहे हैं उन कारनामों को प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। हमको जितना भी टाइम लगेगा, लेकिन आज शुरू करेंगे, जितना टाइम लगेगा 2014 तक उतना टाइम लगने वाला है, लेकिन हम एक दिन नेहरू के बनाए हुए इस जाल को धो डालेंगे। यह सोचकर उस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मार्गदर्शन में जनसंघ की स्थापना हुई थी। अब आप सोचिए कि कभी कभी ऐसा होता है कि बताने के काम, करने के काम अलग अलग होते हैं। कहीं खालिदा जिया वाले मामले में यही तो नहीं हो रहा है कि तारिक रहमान जो कि भ्रष्टाचार के 84 केसेस में प्रतिबंधित थे, या जो भगोड़े हो चुके थे, जो 17 साल से बांग्लादेश में घुसने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे, उनके लिए जो पहला कंटक था वो शेख हसीना थी। शेख हसीना के कंटक को जंजीर का नाम देकर वो सब उखाड़ फेंका गया। दूसरा कंटक शेख हसीना का भारत में होना है।
एक बात और समझ लीजिए, भारत में ऐसा नहीं कि शेख हसीना पहली बार शरण लिए हो। आपको याद हो, शेख हसीना पहले भी भारत में शरण ले चुकी हैं। जब उनके पिता 1975 में उनके पिता और परिवार की, उनकी मां की हत्या कर दी गई थी, तब वो 75 से 80 तक भारत में ही रही। भारत ने उनको शरण दी गई थी। उस समय भी कोशिश ये की जा रही थी कि पूरा वंश नाश कर दिया जाए। 80 में जो वो वापस गई तो वो लीडर ऑफ अपोजिशन के रोल में आई, और लीडर ऑफ अपोजिशन खालिदा जिया के अपोजिशन में वो खड़ी थी। खालिदा जिया के अपोजिशन में उन्होंने अपने आप को डेवलप किया, और उसके बाद वो स्वयं सत्ता में आ गई। पहले वो एक बार सत्ता में, फिर 2004 से लगातार वो सत्ता में थी। अच्छा, लगातार कोई सत्ता में रहता है तो एक संशय खड़ा करना लोगों के लिए आसान हो जाता है। वो संशय ये खड़ा करना आसान हो जाता है कि भाई लगातार है तो कोई ना कोई तो कारण है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा, विरोधी पार्टियां ये फैलाने में भी कि वोट चोरी हो रही है, कि भाई लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, ऐसा क्या है कि एक ही बार बैठ गए तो बैठ कर रह गए, अब ये हटने का नाम ही नहीं ले रहे, तो वो जो विरोधी हैं उनको उस माइंडसेट से सेट करना आसान हो जाता है। शेख हसीना के साथ भी ऐसा ही हुआ। जब वो लगातार सत्ता में बैठ गई तो लोगों ने ये कह के आंदोलन शुरू किया कि ये चुनाव में धांधली कर रही हैं, ये गलत कर रही हैं, इनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, ये अब चुनाव की मिशनरी उन्होंने सेट कर ली है और भारत के सहयोग से कर रही हैं। ये सब कुछ फैलाने में सफलता हुई, और कुछ हजार लोगों ने वो मूवमेंट कर दिया, और उस मूवमेंट का परिणाम मोहम्मद यूनुस निकले। मोहम्मद यूनुस ने शेख हसीना को फांसी का फरमान सुनवा दिया, और मोहम्मद यूनुस ने तारिक रहमान के खिलाफ सारे केसेस वापस ले लिए, खालिदा जिया को निकालकर बाहर कर दिया। तारिक रहमान वापस लौट कर आए, खालिदा जिया बीच में आ गई, और खालिदा जिया अगर बीच में आ गई तो उनकी मृत्यु की खबर सुबह सुबह आई कि भाई खालिदा जिया की मृत्यु हो गई, जबकि पर्चा उन्होंने कल ही भरा था। मैंने केवल एक एजम्पशन रखा है, इसका कोई मेरे पास आधार नहीं है। मैं इतिहास के हवाले से ये जो एनालिटिक्स है इसको एक अपना व्यू दे रहा हूं। इसके पीछे की गणितें कुछ दिन में निकल के आई। मैं ये कह के, ये बोलकर इसके पीछे रिसर्चेबल जर्नलिज्म को उकसा रहा हूं कि आप जाइए और पता करिए कि कहीं इसके पीछे बड़ा खेल तो नहीं, जैसे अकबर और जहांगीर का हुआ, जैसे कि गांधी जी और नेहरू बनाम पूज्य गुरु जी का हुआ था, सावरकर का हुआ था। कहीं वैसा ही कोई बड़ा खेल तो यहां नहीं हो रहा है। देखिए क्या परिणाम निकलेंगे, लेकिन मैं एक जर्नलिज्म को बढ़ावा दे रहा हूं, उकसा रहा हूं कि आप निकालकर इसमें कुछ लेकर आइए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।